पहले आपको सत्ता के इंतजार में नेताओं का ऑल इंडिया विशाल लोकतंत्र जागरण दिखाएंगे। कल सुबह 8 बजे की बेचैनी को सिर्फ बयानों में महसूस करिएगा। वैसे सत्ता के इस पावन पर्व पर हमने भी न्यूज मित्रों के लिए भव्य मंच तैयार किया। यह पूरा स्टूडियो एकदम टर्न अराउंड हो रहा है, चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ नया है। जहां कल सुबह से सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण आपको यहीं पर मिलेगा हमारे साथ। बस ये अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। वैसे काउंटिंग से पहले सत्ता के बहुत कलेश छिड़े हुए हैं और इसमें एक कलेश कांग्रेस के आरोपों का भी है, जिस पर चुनाव आयोग ने जबरदस्त, जोरदार, ताकतवर जवाब दिया है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा किसी का कोई इलाज नहीं है शक का। उन्होंने ये कहा, हकीम का जिक्र किया उन्होंने। मुख्य चुनाव आयोग ने कुछ शायरी वाले तंज भी किए हैं। वैसे तो नतीजे 13 घंटे बाद आने शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले सत्ता का एक और कलेश एग्जिट पोल को लेकर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को फैंटेसी पोल, जबकि अखिलेश ने इसे भाजपाई पोल बताया है। इस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है वो तो देखना पड़ेगा आपको जरूर। हालांकि विपक्ष भले ना माने, लेकिन आज शेयर बाजार ने एग्जिट पोल को सलामी दे दी है और आज सेंसेक्स ने रिकॉर्ड 2,500 की छलांग लगाई है, जबकि निफ्टी ने करीब 733 पॉइंट की छलांग लगाई है। वैसे इस तूफानी तेजी का विपक्ष ने कुछ और एग्जिट पोल कनेक्शन निकाला है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। भारत की सत्ता के एग्जिट पोल इस वक्त चीन और पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहे हैं। जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में मोदी की आहट से कैसे जबरदस्त घबराहट है, इस पर भी वीडियो रील हमारी तैयार है। इस बीच नतीजों से पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है और नीतीश कुमार सुपर एक्टिव मोड में है। नीतीश आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात है। सवाल है, मुलाकात तो हुई, बात क्या हुई? आज ही जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह, विनोद तावड़े और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की भी बैठक हुई है। क्या कुछ चल रहा है? और चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई वाले करंट लगने शुरू हो चुके हैं। अफसोस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी कर दी है, जबकि अमूल और मदर डेयरी ने भी आज से अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। खैर, तो देश के पीएम से लेकर बड़े बड़े नेता तक जिस 4 जून की बात कर रहे हैं वो बस कुछ ही घंटों दूर है। 4 जून 2024 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी और भी बहुत कुछ होने वाला है। 4 जून लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा होगी, आपकी पार्टी भी केंद्र के अंदर सरकार में हिस्सा होगी। 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को?
सही 4 जून तक बा 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून को किसका मंगल होना है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस चैनल पर देखेंगे रिजल्ट खटाखट खटाखट। तो एक बार फिर हम 17वीं लोकसभा के सत्ता के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। कल शाम जब हम सत्ता का मतगणना विशेषांक लेकर आएंगे तो 140 करोड़ लोगों का यह लोकतंत्र 18वीं लोकसभा में प्रवेश कर चुका होगा। पिछले 80 दिनों से जारी इस प्रक्रिया में अब सिर्फ 13 घंटे का वक्त शेष है। कल सुबह 8 बजे जैसे ही ईवीएम खुलेगी हमारा देश 18वीं लोकसभा में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उससे पहले आज 18वां विशाल लोकतंत्र जागरण है, यानी आज पूरी रात नेताओं को नींद नहीं आने वाली है। 17वीं और 18वीं लोकसभा के बीच अब सिर्फ एक रात का फासला है और यह रात भारी है नेताओं के लिए। वर्ष 1962 में एक फिल्म आई थी साहिब बीवी और गुलाम। उस फिल्म का एक गीत था जिसके बोल थे, आज नींद नहीं आएगी सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। इस गीत को राजनीति के लेंस से अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आज रात नेताओं को नींद नहीं आएगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के नेता नतीजों की राह देख रहे हैं और इस राह में नींद की कोई जगह नहीं है। नेताओं के लिए पंचवर्षीय परीक्षा के नतीजों से पहले की रात है। नतीजों के सूर्योदय से पहले नेताओं की तनाव भरी रात बाकी है। नेताओं को एग्जिट पोल ने उनकी मेहनत के फल का संकेत तो दे दिया है। करीब करीब सभी एग्जिट पोल में मोदी सरकार के अच्छे नंबर्स के साथ वापसी हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के राजनीतिक इतिहास में कई पुराने कीर्तिमान टूटेंगे और कई नए बनेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बातें देश में पहली बार होंगी। सत्ता की पहली कुंजी में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह हुए तो क्या क्या पहली बार होगा। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह हुए होंगे तो नरेंद्र मोदी गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले यह करने का रिकॉर्ड सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962 और 1962 से 1964 तक पीएम रहे, यानी उन्होंने कुल 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 से 2019, 2019 से 2024 के बाद अब 2024 से 2019 तक के लिए शपथ लेंगे। लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे होंगे 2029 तक शपथ लेंगे, अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे होंगे। वैसे तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 3-3 बार पीएम रहे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस मामले में नरेंद्र मोदी इन दोनों प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए। इतना ही नहीं, अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से बाहर के पहले पीएम थे जो 3 बार पीएम बने। पहली बार 1996 में, दूसरी बार 1998 में और तीसरी बार 1999 में। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में और एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार 2024 में पीएम बनेंगे अगर नतीजे एग्जिट पोल वाले रहे तो। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी के साथ तो खड़े हैं, लेकिन उनके दूसरी बार पीएम बनने के बीच में एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने, तो लगातार पीएम बनने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम होंगे जो लगातार 3 आम चुनाव जीतेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में कांग्रेस 1952, 1957, 1962 में चुनाव जीती थी, बहुमत हासिल किया। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीत रही है, बहुमत हासिल कर रही है। वैसे तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी
कांग्रेस ने 1967, 1971 और 1980 में 3 चुनाव जीते थे, लेकिन वो चुनाव लगातार नहीं जीत पाई। 1977 में वो बुरी तरह हार गई। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम होंगे जो अपनी अगुवाई में कभी चुनाव नहीं हारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 से लेकर 1962 तक 3 लोकसभा चुनाव का सामना किया, वो एक भी चुनाव नहीं हारे। अगर पीएम मोदी ये चुनाव जीतते हैं तो 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा चुनावों में लगातार जीत का रिकॉर्ड बना लेंगे। वैसे एक पॉइंट यह भी है कि नरेंद्र मोदी सीएम रहते हुए भी कभी चुनाव नहीं हारे थे। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले नेता होंगे जिनकी अगुवाई में न सीएम रहते हुए बीजेपी चुनाव हारी, न पीएम रहते हुए हारी। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले नेता होंगे जो 4 बार सीएम रहते हुए शपथ ले चुके हैं और अब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे और बीजेपी को 2019 की 303 सीटों की तुलना में ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार 3 चुनावों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करेगी। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह हुए तो यह सब होगा, लेकिन इन बातों के बीच बहुत बड़ा सा अगर है, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं, कई बार नतीजों के करीब तो रहे हैं लेकिन पूरा सच नहीं बता पाए हैं। इसीलिए हम आपसे यह कहेंगे कि आज रात का इंतजार कीजिए। वैसे नेता तो सो नहीं पाएंगे, लेकिन आप जरूर अच्छी नींद लीजिए और सुबह उठते ही TV9 भारतवर्ष देखें ताकि आप सबसे सटीक रुझान, नतीजे यहीं पर देख पाएं और सबसे सटीक विश्लेषण भी। एक एक नतीजे को हम समझाने की कोशिश करेंगे इसी स्टूडियो से, लेकिन पूरी रंगत बदली होगी, सब कुछ अलग होगा। जरूर देखिए। एक और नेताओं का ऑल इंडिया विशाल लोकतांत्रिक जागरण है तो नतीजों से पहले एग्जिट पोल को लेकर सत्ता का कलेश भी छिड़ गया है। नतीजों के पहले और बाद में बदनाम होने वालों की सदाबहार लिस्ट में आज भी एग्जिट पोल दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इसमें पहला नंबर ईवीएम का ही आता है और इसके बहुत सारे सबूत आपको कल नतीजों के बाद देखने को मिल ही जाएंगे। फिलहाल पहले हम आपको एग्जिट पोल वाला सत्ता का कलेश दिखाते हैं, जिसे बीजेपी के नेता फ्लावर बता रहे हैं, यानी कमल के फूल की सत्ता का उद्घोष कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इसी एग्जिट पोल पर जबरदस्त फायर हैं और इसकी वजह क्या है वो भी देखिए। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को इस बार 346 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलती दिख रही है, यानी 162। बीजेपी इस बार पिछली जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और सत्ता वाला यह नंबर है 311। शगुन का नंबर लग रहा है 311, जबकि उसके सहयोगियों को 35 सीटें 35 मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 65 यानी 65 सीटें मिलने का अनुमान है। उसके सहयोगी दलों को 97 सीटें मिल सकती हैं। मतलब एक नहीं बल्कि लगभग सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सत्ता की हैट्रिक लगाने वाले हैं। लेकिन विपक्ष की आंखों में ये आंकड़े और कानों में ये बातें बहुत चुभ रही हैं। नेचुरल है, इसीलिए उन्होंने एग्जिट पोल को अलग अलग नाम दिए। अब वो देखिए, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी हो, चुनावी नतीजे एकदम उलट आने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी जी की फैंटेसी पोल बता दिया। अखिलेश यादव के अनुसार ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि भाजपा ही एग्जिट पोल है। जबकि अरविंद केजरीवाल कल जेल वापसी से पहले एग्जिट पोल को बीजेपी का माइंड गेम बता चुके हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को घर बैठकर तैयार किया गया। अफसोस, सोचिए जरा। लेकिन इन आरोपों पर बीजेपी का जवाब क्लियर है। पार्टी का दावा है कि एग्जिट पोल इस बात की मुनादी है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर आ रहे हैं। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है और देश की जनता अब जान चुकी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है।
उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। देख लीजिए तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में मिला के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पहले हमारे बारे कहा जाता था कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बनियों की, ब्राह्मणों की पार्टी, अब पैन इंडिया पार्टी है। 295 का जो आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं उस पर अड़िग हैं अभी भी? 295 के आंकड़े पे 100% अड़िग है। लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स हैं इनको आपने नकार दिया है। पोल के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन ग्लोबल टाइम्स से मान लिया है। अरे भाई ग्लोबल टाइम्स मान ले, ट्रंप ने माना कि नहीं माना वो आपने नहीं बताया। ट्रंप से पूछा था, वो भी मान लेगा। पंजाब में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झपकी कर रहे थे। बंगाल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में आप दोस्ती दिखा रहे थे। ये इस तरह के गठबंधन और इस तरह के विकल्प के आधार पर जो है वो आप कहते हैं कि जी हम जो है वो क्या है 290 पार करेंगे, 300 पार करेंगे। देखिए, एग्जिट पोल पर बहस चलती रहेगी, हमेशा से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन कल किसकी एग्जिट होगी ये सबसे पहले नतीजों में हम आपको बताने वाले हैं। हमारा और आपका अपॉइंटमेंट अर्ली मॉर्निंग फिक्स हो चुका है, कहीं मत जाइएगा, सिर्फ इसी चैनल को देखिएगा। एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस और बहुत ही अच्छे विश्लेषण से लैस हम आपको ये पूरा का पूरा काउंटिंग डे बताने वाले हैं। और स्टूडियो में भी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन सत्ता का कलेश सिर्फ एग्जिट पोल तक नहीं सीमित है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के मन में कल सुबह आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर बहुत सारे अगर मगर, किंतु परंतु, इफ बट चल रहे हैं। और इस तनाव के बीच इंडिया गठबंधन ने कई मांगों को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दी है। हालांकि डिमांड लिस्ट सिर्फ विपक्ष की ओर से नहीं दी गई है, बल्कि बीजेपी ने भी एक लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। दोनों की मांग क्या है, अब वो देखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि वोटों की गिनती नियमों के तहत हो, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सिविल सोसाइटी के कुछ लोग नतीजों से पहले टूल किट चला रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम के नतीजे भी सार्वजनिक करने की मांग रखी है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की एक और मांग है कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो भी प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आज चुनाव आयोग की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1952 से लेकर अब तक पहली बार चुनाव आयोग ने रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वें लोकसभा चुनाव को पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न करा है। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को यह जानकारी नहीं होगी कि इस बार जो आम चुनाव देश में हुआ है वो भारत के इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला इलेक्शन रहा है। इससे पहले सिर्फ 1951-52 में 120 दिनों तक चुनाव चले थे, और इस बार की चुनावी प्रक्रिया तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजों तक 80 दिनों की रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने माना कि हमें गर्मी को देखते हुए 1 महीना पहले इसको वाइंड अप कर देना चाहिए था। यह हमारे लिए पहला लेसन है। वैसे आज चुनाव आयोग ने मान लिया कि चुनाव 1 महीना पहले खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन एक सच यह भी है कि भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, जहां अलग अलग राज्यों में स्थानीय चुनौतियां हैं, वहां चुनावी प्रक्रिया का थोड़ा लंबा होना लाजमी है। लेकिन यह मत भूलिए कि बस्तर हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पर कितनी जबरदस्त वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बस्तर की हालत देखिए, वहां पर एकदम वायलेंस हुई। मुख्य चुनाव आयोग ने नतीजों से एक दिन पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले नेताओं को बहुत सारे और बहुत सदे हुए जवाब भी दिए हैं। एक री इस पर भी देखते हैं। नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे।
हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में ARO की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 DM से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। मंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी। हमने कहा बैलेट पेपर की काउंटिंग के जो नतीजे हैं वो ईवीएम के नतीजों से पहले घोषित किए जाएं। इसमें आपको समस्या क्या है? अगर सब कुछ ठीक है तो आप कहिए हाँ हम इसको कर रहे हैं। बदनाम करने के लिए और बदनाम करने की कोशिश और भ्रम फैलाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि उनको स्पष्ट रूप से हार दिखाई पड़ रहा है। हार से हताश और निराश होकर ऐसा वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी पुरानी गजल है लेकिन थोड़े शब्द बदलने पड़ेंगे। लोग जालिम हैं, इलेक्शन कमीशन को ताना देंगे, बातों बातों में ईवीएम का जिक्र भी ले आएंगे। देखिए, एग्जिट पोल से हम इलेक्शन कमीशन पर आए। एग्जिट पोल में स्टॉक बढ़ रहा था बीजेपी का, लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई उस पर विपक्ष बहुत सारे संदेह जता रहा है। लेकिन शेयर बाजार ने आज उस एग्जिट पोल को जोरदार सलामी दी है जिसमें एक स्थिर सरकार के रिपीट होने के संकेत हैं और यह अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं। आज सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड और रॉकेट वाली तेजी देखने को मिली। लगभग सारे एग्जिट पोल में मोदी सरकार की हैट्रिक का अनुमान लगाया गया। इसीलिए आज सेंसेक्स 2507 अंक और निफ्टी 733 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ, यानी करीब 3% से ज्यादा की तेजी। और निवेशकों ने एक ही दिन में 12 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ये जिस तेजी से ऊपर जा रहा था इसने तो इसरो को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि रॉकेट कौन सा ज्यादा तेज है। लेकिन इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का आरोप है कि एग्जिट पोल वाला ये सारा खेल ही इसलिए रचा गया है ताकि शेयर बाजार पर इसका असर हो और बीजेपी के लोगों को इसका फायदा हो। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा जाते जाते शेयर बाजार से लाभ उठाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कल जेल गए थे कि एग्जिट पोल दिखाकर बीजेपी ने अपने दोस्तों की मोटी कमाई कराने की तैयारी की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि एग्जिट पोल शेयर बाजार को प्रभावित करने का एक जरिया है, यानी विपक्ष को एग्जिट पोल में शेयर बाजार वाली साजिश दिखाई देती है। लेकिन बीजेपी ने इसका भी जवाब दिया। सेंसेक्स जिस प्रकार से आज एक उछाल पर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत है एग्जिट पोल्स के बाद कि जो मार्केट में निवेश करते हैं उनको भी पता चल रहा है कि 4 जून को एक प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से सेवा का मौका उसको मिलने वाला है। इन्होंने इतना ज़्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया, अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए। आखिर मुनाफा किसके पास जा रहा है? पूरा वर्ल्ड, पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का बाजार जितना बड़ा बाजार है, सबकी नज़र कल वर्ल्ड पूरा देखने वाला है।
खर्च का ये उत्सव अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे। वैसे खाली स्टॉक मार्केट ही नहीं ऊपर गया है, आज टोल टैक्स का भी कई जगह दाम बढ़ गया है। कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने दूध के दाम भी बढ़ा दिए, देखते जाइए। खैर, वैसे एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों तक शेयर बाजार कैसे रिएक्ट करता है, इस पर भी हमने आपके लिए सत्ता का नंबर गेम तैयार किया है, जिसमें बहुत सारे संकेत हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए और अब आप इसको समझने के बाद ये जान लेंगे कि कैसे ये कितना साइंटिफिक है। जैसे वर्ष 2004 में माना जा रहा था कि फिर से देश में एनडीए की सरकार बनेगी, इंडिया शाइनिंग, आपको याद होगा, फील गुड फैक्टर। लेकिन नतीजे विपरीत आए, कई एग्जिट पोल में भी किसी को सत्ता का क्लियर संकेत नहीं था, इसीलिए शेयर बाजार पर इसका असर हुआ और निफ्टी 10 मई को निफ्टी करीब 4-4.25% गिर गया। इसके बाद जब नतीजे आए तो निफ्टी 12.24% की बहुत बड़ी गिरावट के साथ दिखाई देता है। इसके बाद जब वर्ष 2009 के चुनाव हुए तो भी एग्जिट पोल में सत्ता का साफ इशारा नहीं था। इसका असर यह हुआ कि एग्जिट पोल के बाद निफ्टी 1.15% गिरा, लेकिन जब नतीजे आए तो निफ्टी ने 17.74% की जबरदस्त उछाल मारी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स ने पहली बार फुल मेजॉरिटी के संकेत दिए और सत्ता की रेस में बीजेपी को आगे बताया गया। इस वजह से निफ्टी 1.35% बढ़ा और जब चुनाव के नतीजे आए तो निफ्टी ने 1.12% की उड़ान भरी है। वर्ष 2019 में भी एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में करीब 3.69% की जबरदस्त बढ़त हुई। हालांकि जब नतीजे आए तो निफ्टी में 0.69% की थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। इस बार एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार की तूफानी स्पीड के क्या संकेत हैं, वो एक्सपर्ट से समझते हैं। मार्केट को हमेशा विजिबिलिटी और प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिस्पेंसेशन से क्या होता है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी और उस वजह से मार्केट को लगता है कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना वो चीज़ दे कैन प्रेडिक्ट, और उस वजह से सेंसेक्स आज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एग्जिट पोल इज अप बाय 2000 पॉइंट्स। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर कल का भी रिजल्ट रहता है तो मार्केट में मुझे लगता है कि अभी तेज़ी बनी रहेगी। मार्केट में लगातार तेज़ी बनी है, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया है, 8.2% तक की अपनी जीडीपी ग्रोथ हो गई है। हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, हाईएस्ट एवर इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन हो रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी पिछले 15 साल के ऊपर में है। सर्विसेज इंडेक्स जो है वो पिछले 10 साल के ऊपर में है। जनाब, इसे सेंसेक्स कहते हैं, सेंसलेस नहीं। बाजार खुश है। पिछले पूरे हफ्ते आशंकाओं के बादलों से घिरे रहने के बाद आज बाजार में पैसों की बारिश हुई है, लेकिन कल वोटों की बारिश किस पर होगी, बाजार का सही रुख उसी से तय होगा। बीजेपी को बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल में, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ। वैसे तो इसके लिए आपको और 13 घंटों का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार राहुल गांधी को इन दोनों यात्राओं से क्या फायदा हुआ, अब वो देखते हैं। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उन्होंने 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 64 लोकसभा सीटों को कवर किया। भारत जोड़ो यात्रा के रूट में आए 64 लोकसभा सीटों में टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में एनडीए को 38 और इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2 सीट अन्य को जाती दिख रही हैं। इसके करीब एक साल बाद 14 जनवरी 2024 से 17 मार्च 2024 तक उन्होंने मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो 15 राज्यों के 110 जिलों से लगे 90 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी। इन 90 सीटों में से टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में एनडीए को 65 और इंडिया गठबंधन को 23 और अन्य को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर दोनों यात्राओं को मिला दें तो राहुल गांधी की यात्रा कुल 154 सीटों के पास से गुजर रही है और इसमें टीवी9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में इनमें से इंडिया गठबंधन को 47 सीटों पर ही जीत मिल रही है, जिसे प्रदर्शन के लिहाज से बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है और नतीजे कल ही पता चलेंगे।
सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उन पड़ोसी मुल्कों की जिनकी नजर भारत में सत्ता की हर हलचल पर रहती है, जबकि कुछ घंटों में भारत की सत्ता का सबसे बड़ा परिणाम आने वाला है। तो इस्लामाबाद से बीजिंग तक हर जगह एक ही नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और वो नाम है नरेंद्र मोदी। वैसे तो पूरी दुनिया की नजर भारत के एग्जिट पोल पर, कल के आने वाले चुनाव के परिणाम पर है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां पीएम मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। कहीं मोदी सरकार की सत्ता वाली हैट्रिक का डर है, तो किसी ने एग्जिट पोल के आंकड़ों से ही मान लिया कि भारत में आएंगे तो मोदी ही। आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल के आने के बाद और चुनावी परिणाम आने से ठीक पहले इस वक्त चीन और पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। देश के सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया गया है, यह आप सब जानते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के गणित से देखें तो पीएम मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। इस पर चीन की प्रतिक्रिया में चीनी या फिर कहें कि कूटनीतिक शक्कर कूट कूट कर भरी हुई है, जबकि पाकिस्तान में भय है। आपको बताएंगे पाकिस्तान में पीएम मोदी के तीसरे टर्म को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या चल रहा है, क्या क्या आशंकाएं जताई जा रही हैं। एक तरफ शी जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का सुर बदला बदला सा है, सुर विलंबित। ग्लोबल टाइम्स ने मोदी वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान में गली गली भारत के एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है। गंभीरता से इस पर बहस की जा रही है कि अगर मोदी तीसरी बार आए तो पाकिस्तान का क्या होगा। एक तरफ जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में अग्रिम बधाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं। एग्जिट पोल के बाद ही चीन ने मान लिया है कि पीएम मोदी का तीसरा टर्म लगभग कंफर्म हो चुका है। वहीं पाकिस्तान के डर का लेवल इतना हाई है कि चर्चा पीओके तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी के आने के बाद कहीं पीओके उसके हाथ से ना निकल जाए। मोदी साहब जो हैं वो 400 सीटें लेने की क्यों कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां करने चाह रही हैं। तो इसके लिए उनकी ये कोशिश थी कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान जो है उसका नाम तब्दील कर दिया जाए, उसका आइन तब्दील कर दिया जाए, इस रियासत को एक प्योर हिंदू मजहबी रियासत बना दिया जाए। मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के अपना जो सियासी एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग रन देखेंगे तो मोदी साहब का तीसरी मर्तबा भारत का वजीर आजम बनना भारत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ ये कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान में जो मुसलमान और दीगर अक़ीदतें हैं वो जबरदस्ती इन सब का मजहब तब्दील करा के इन सबको हिंदू बनाना चाहते हैं।